गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है यूग्लिना की संरचना एवं उसमें जनन। हमने जो आगे के क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट पढ़ लिए थे। हमने प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में उसके जो मुख्य समूह थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट है वो यूग्लिना है, वो आपका रह गया था ये क्वेश्चन। तो जो यूग्लिना होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है कि यूग्लिनॉइड या यूग्लिना क्या होते हैं। जब हम यूग्लिना की बात करते हैं तो इसको यूग्लिनॉइड में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जंतु एवं पेड़ पौधों की तरह दोनों की तरह ही अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ये मिक्स्ड पोषी भी होते हैं या मिश्रित पोषी भी होते हैं। क्यों होते हैं मिश्रित पोषी? क्योंकि अगर देखा जाए जब ये प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं या सनलाइट की उपस्थिति में रहते हैं तो ये अपना भोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। परंतु अगर हम इनको अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो अंधेरे कमरे में ये जंतुओं के समान पोषण ग्रहण करते हैं या कवकों के समान मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें मिश्रित पोषी कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरीके से अपना पोषण ले सकते हैं। ये जंतुओं के समान भोजन निगल कर भी अपना पोषण लेते हैं, ये मृत जीवों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण लेते हैं, और ये पेड़ पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट थे उनका ऐसा कहना था, पहले साइंटिस्ट इसको प्लांट की कैटेगरी में रखते थे क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ जो साइंटिस्ट थे वो इन्हें जंतुओं की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये जंतु के समान पोषण ग्रहण करते हैं। पर व्हीटेकर ने इनको क्या किया, व्हीटेकर ने ये देखा कि अगर ये दोनों के समान ही पोषण ग्रहण करते हैं तो उसने 5 जगत वर्गीकरण में इसको दूसरा स्थान दिया और कहाँ रखा, मोनेरा के बाद में रखा। अब मोनेरा के बाद में रखने का क्या कारण था? मोनेरा के बाद में रखने का ये कारण था कि ये होते एक कोशिकीय ही जीव हैं। मोनेरा भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, पर मोनेरा और इनमें क्या अंतर होता है? मोनेरा के जो जीव होते हैं उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं उपस्थित होता है, मतलब कि उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता है। पर अगर हम प्रोटिस्टियन की बात करें तो प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं उनमें प्रॉपर केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब केंद्रक जो होता है उसकी संरचना स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। तो इसलिए इनको रखना, इसीलिए इनको मोनेरा से अलग कैटेगरी में रखा गया। मोनेरा से अलग कैटेगरी कौन सी हो गई? मोनेरा से अलग कैटेगरी हो गई प्रोटिस्टा। तो इसलिए इनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर तो होते हैं, मतलब उनकी जो संरचना होती है वो एक कोशिकीय तो होती है, परंतु उनमें क्या अंतर होता है? उनमें ये अंतर होता है कि इनका केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट होता है। तो इसी तरह से यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना की अगर हम बात करें तो जितने भी यूग्लिना के जीव होते हैं या जितने भी इसके स्पीशीज होती है, इसकी जातियां जो होती है यूग्लिना ही है, पर इनके जो जीव होते हैं वो समुद्र के जल में या लवणीय जल में भी होते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। लवणीय का मतलब जहाँ पर साल्ट की या लवण की सांद्रता ज्यादा होती है वहां पर भी ये होते हैं, जहाँ पर लवण की सांद्रता कम होती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। मतलब समुद्री भी हो सकते हैं, स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं, नम भूमि में भी ये पाए जाते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये सभी जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जल होते हैं, और उसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो एक केंद्र की भी होते हैं, मतलब इसमें केंद्रक भी उपस्थित होता है। जितनी अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी दिखती है? चप्पल के जैसी दिखती है। जैसे चप्पल नहीं होती है वैसी इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको इसकी संरचना लर्न हो जाए, क्योंकि नाम आपको इंग्लिश में ही लर्न करने पड़ेंगे, इसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपकी अगर हिंदी मीडियम की भी बुक है तो उसमें भी डायग्राम इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही लर्न करना पड़ेगा। जब हम यूग्लिना की संरचना देखते हैं तो यूग्लिना का जो एक्चुअल कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है ग्रीन कलर? क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए इसके अंदर जो होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पिगमेंट ए, पिगमेंट बी, ज़ैंथोफिल, इस तरह के पिगमेंट होते हैं जो इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि कलर ग्रीन इसका क्यों होता है। जब अब हम ऊपर से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक एक चीजों को मैं पॉइंट आउट करूंगी। फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें अपर साइड पर माउथ होता है, इस माउथ को बोला जाता है साइक्लोस्टोम। क्या बोला जाता है? साइक्लोस्टोम, क्योंकि एक छोटा सा पोर होता है जो फूड को अंदर लेने में हेल्प करता है।
यहीं पर जो स्ट्रक्चर होती है इसमें दो फ्लैजिलास होते हैं, जिसको कि हम लॉन्ग फ्लैजिला या लार्ज फ्लैजिला भी बोलते हैं या लोकोमोटर फ्लैजिला भी बोलते हैं, और दूसरा होता है शॉर्ट फ्लैजिला जो छोटा होता है जिसका कोई पर्टिकुलर यूज नहीं होता है। तो ये जो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है जिसको लोकोमोटर फ्लैजिला बोलते हैं। लोकोमोटर फ्लैजिला क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो होता है फ्लैजिला को जल में गति करने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे जो जीव होते हैं फ्लैजिला इसके यूग्लिना के वो जलीय होते हैं, तो जल में इसको मूव कैसे, इसकी बॉडी मूव कैसे करेगी, तो इसकी बॉडी जो होती है वो फ्लैजिला से ही मूव करती है, क्योंकि फ्लैजिला किसका काम करता है, पतवार का। जैसे नाव को आगे बढ़ाने के लिए पतवार होती है, वैसे इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पर होता है साइटोफेरिंक्स। साइटोस्टोम के बाद जो साइटोफेरिंक्स वाला पार्ट होता है जो फूड के स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, ये शॉर्ट फ्लैजिला होता है। इसी के पास में एक और स्ट्रक्चर होती है जो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है आई स्पॉट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, आई स्पॉट बोला जाता है। यहाँ पर इस आई स्पॉट को बोला जाता है स्टिग्मा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आई स्पॉट होता है वो प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। जब ये अगर मान लीजिए पानी में हो, पानी में अगर कहीं से लाइट आ रही है, इसको जिधर लाइट दिखेगी तो ये जो आई स्पॉट होता है सेंसेस का काम करता है। जैसे हमारी नोज, अगर स्मेल आती है तो हमें पता होता है कि ये स्मेल किधर से आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो नोज है वो स्मेल के लिए क्या है, सेंसिटिव है। तो सेम इस इसमें जो आई स्पॉट होता है वो आई स्पॉट किसके लिए संवेदी होता है, लाइट के लिए। तो जिधर से भी लाइट आती है इसकी बॉडी उधर की तरफ ही मूव करती है, तो इसको बोला जाता है स्टिग्मा। आई स्पॉट को यहाँ पर बोला जाता है स्टिग्मा, और ये लाइट के लिए संवेदी होता है। यहीं पर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को रिक्तिका भी बोला जाता है, संकुचनशील रिक्तिका भी इसको बोलते हैं। संकुचनशील रिक्तिका का क्या काम होता है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है, तो पानी के लेवल को मेंटेन करने का काम और उत्सर्जन का काम, मतलब शरीर के अंदर जो इसके पदार्थ रहते हैं उन पदार्थों को सिक्रीशन करना, स्त्रावित करना, शरीर के बाहर करने का जो काम होता है वो कौन करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी होती है जिनको एक्सेसरी वैक्यूल भी बोला जाता है। इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका का काम होता है कि जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर कर देना और इसके अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, देन अब आते हैं हम न्यूक्लियस पर। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपने अगर केंद्रक पढ़ा है पहले, तो केंद्रक में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है, संरचनाएं होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं, जिसके अंदर एक और जो गोला होता है या राउंडेड स्ट्रक्चर होती है उसको केंद्रिका बोला जाता है, और नेक्स्ट होते हैं क्रोमोसोम्स। ये तीनों मेन होते हैं, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं। तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है इस गोल स्ट्रक्चर को या गोल संरचना केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक में जो बाहर जो ये आवरण होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस के अंदर ही जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बनाते हैं। केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य, ये सभी मिलकर क्या बनाएंगे, केंद्रक बनाते हैं। केंद्रक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी किसी युग्लिना को डिवीजन करना होता है या विभाजन करना होता है या जनन करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, जो मैं आपको आगे की मेथड में बताऊंगी। तो अलैंगिक जनन जब ये करते हैं तो इसके अलैंगिक जनन में सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर ही होता है, बिना केंद्रक के डिवीजन नहीं होता है। तो केंद्रक डिवाइड होगा, फिर आफ्टर दैट उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो पहली कील है वो डिवीजन, उसमें डिविजन्स होते हैं। तो ये इसमें एक पर्टिकुलर केंद्रक उपस्थित होता है। यही केंद्रक जो होता है अलग अलग संरचनाओं से मिलकर बना होता है ना। लास्ट जो इसका कॉर्नर होता है, कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हम, अगर हम इसमें देखें तो इसमें दो प्रकार के जीव द्रव्य उपस्थित होते हैं। बाहर जो जीव द्रव्य
अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म अलग अलग दिखता है तो उसमें बाहर की तरफ जो होगा उसको एक्टोप्लाज्म बोला जाएगा और अंदर की तरफ जो होगा उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, जो इसका जीव द्रव्य है। फिर उसके बाद हम आते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स का मतलब ये होता है इसमें जो लाइंस ये दिखती है, ये लाइंस आपको जो दिख रही है इनको मायोनीम्स बोला जाता है। पेलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलिक्यूल। जो यूग्लिना होता है तो यूग्लिना के शरीर पर अगर हम देखें या यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर होता है या संरचना जो होती है उसमें कोई कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली नहीं होती है। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को पेलिक्यूल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसमें जो आवरण होता है वो किससे बना होता है, पेलिक्यूल से। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। तो क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी यूग्लिना होते हैं वो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनमें एक पर्टिकुलर स्टार शेप्ड या तारे के समान क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के समय एक तो इसको क्लोरोफिल बनाने में भी हेल्प करता है, इसको कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, फूड फॉर्मेशन में मदद करता है, जो कि पिगमेंट ए या पिगमेंट बी के फॉर्म में भी होता है। पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स, पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो ऑयल के फॉर्म में होते हैं। इनमें भी जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टोरेज अगर हम देखें तो इसमें स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता है। इसमें जो अगर फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो पैरामाइलम बॉडी के फॉर्म में होता है, मतलब ऑयल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती है जो पूरी बॉडी में इसके बिखरी होती है। स्टिग्मा मैंने आपको बता दिया और साइक्लोस्ट्रोम। तो इस तरह से इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। ये मैंने अलग से इसलिए आपको समझाई है। यूग्लिनॉइड में एक ही एग्जांपल हम लेते हैं यूग्लिना, और ये क्वेश्चन अलग से पूछते हैं कि यूग्लिना की संरचना को समझाइए या इसकी संरचना को बनाइए। तो ये आपको अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूग्लिना में जनन की। तो ये जो जितने भी यूग्लिना होते हैं वो अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, अगर किसी जीव के शरीर का कोई हिस्सा या कोई भाग अलग हो जाए और वो भाग जो है नए जीव का अगर निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यूग्लिना में भी इसी प्रकार से जनन होता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब जब ये मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये जनन करता है। जनन करने के लिए क्या होता है, इसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन सबसे पहले कहाँ होते हैं, केंद्रक के अंदर, जो कि मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर गुथ जाते हैं। जैसे ऊन नहीं होता है, ऊन या वुलन्स जो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कैसे थ्रेड गुथे हुए रहते हैं, वो वैसे होते हैं। उनमें डुप्लीकेशन होता है जिससे कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे संकुचित होने के बाद इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब ये होता है प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षित होंगे मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, ये दूर होंगे। तो दूर होने के कारण क्या होगा, एक जो केंद्रक होगा उससे कितने केंद्रक बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। जब केंद्रक का पूरी तरह से विभाजन होता है तो इसमें इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, भित्ति नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पेलिक्यूल। तो इसका जो बाहरी आवरण होता है जिसको पेलिक्यूल बोला जाता है, उस पेलिक्यूल में एक फरो बनने लगती है। फरो का मतलब होता है खांच। एक खांच बनने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है, एप्पल को आपने कट कर दिया तो दो पीसेस में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये फरो कहाँ से बनना स्टार्ट होती है, ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, जिससे कि दो फ्लैजिलास बन जाते हैं। एक फ्लैजिला लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दो फ्लैजिलास बनते हैं। ये फरो ऊपर से बनना शुरू होती है, कहाँ तक आती है, नीचे की तरफ आती है। पहले केंद्रक अलग हो गए, अब क्या होगा, इसकी जो पेलिक्यूल होती है वो भी अलग हो जाती है। अगर पेलिक्यूल अलग हुई तो ये कंप्लीट कितने यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाते हैं, टू यूग्लिना में। तो एक यूग्लिना से कितने यूग्लिना बन जाते हैं, दो यूग्लिना बन जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक एंड हो गया है। मैंने आपको संरचना समझा दी है यूग्लिना की, यूग्लिना में जनन कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम अकोशिकीय और कोशिकीय श्लेष्म फफूंद पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट आपका टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं उसको आपको अलग से नेक्स्ट